बॉम्ब ब्लास्ट करीब 500 बम फोड़े हैं हमने इस पिक्चर रियल में। अहमदनगर में हम जब शूट कर रहे थे, मैंने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे उस दिन गदर की पावर और सनी सर की पावर पता लगी। जीनियस के बाद एक्चुअली मैं कुछ फिल्मों में था, साइंड था, बट लॉकडाउन आ गया एंड एज एन अपकमिंग एक्टर बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि अब क्या मुझे वापस शुरुआत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। देखिए गदर 2 को एज ए रीलॉन्चिंग आपको देखा जा सकता कि बतौर एक्टर आप नहीं रीलॉन्चिंग तो मैं मानता ही नहीं। लॉन्च तो ऑब्वियसली मेरा जीनियस ही रहेगा ऑलवेज जी। गदर 3 तभी आएगी अगर गदर 1 और गदर 2 जैसी कहानी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। गदर 2 रिलीज़ होने वाली है, उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म के 2 लीड स्टार कास्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक्टर उत्कर्ष शर्मा जी और सिमरत कौर जी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले इस फिल्म को लेकर ही बात करेंगे क्योंकि गदर 2 आ रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है रिलीज़ के। क्या नर्वसनेस है या एक्साइटेड है इस फिल्म के रिलीज़ को? जैसे जैसे एक इंटरव्यू हो रहा है, एक आप जैसे इतने बड़े बड़े पत्रकार हमें ये बता रहे हैं कि फ्राइडे रिलीज़ है तो उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है। तितलियाँ भी हैं और बहुत एक ईगरनेस भी है कि ऑडियंस के साथ वापस वो यूफोरिया जो गदर 1 में थिएटर्स में महसूस किया था मैंने, वही गदर 2 के टाइम पे भी महसूस करें। सिमरन जी आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ क्योंकि मेरी डेब्यू मूवी आ रही है। तो जैसे एक बोर्ड रिजल्ट का हम वेट करते हैं जी, तो अब मेरे लिए वही हो रहा है कि यार ओके पास आ रहा है। नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है, दोनों ही चीजें मिक्स मार्क्स आएंगे, क्या होगा। और कभी कभी रोना भी आ जाता है, यार ये चीज़ हो रही है। अब तक तो शूट कर रहे थे, पिक्चर भी आ रही है, तो मिक्स्ड इमोशंस है। अच्छा, आपने शुरुआत तेलुगु से तो और पंजाबी एल्बम भी आपने किए हैं जी। और ये हिंदी की आपकी पहली फिल्म है, तो कैसा रहा वर्क करना हिंदी में? कितना अलग रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्टिंग एक्सपीरियंस तो हर जगह ही सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। जैसे जब मैंने तेलुगु में काम किया था तो वहाँ पर भाषा मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं होता था सीन में। जैसे डायरेक्टर ने खड़ा कर दिया, इधर ऐसे बोल देना, इधर वैसे बोल देना। बट उसमें हर दिन बोर्ड एग्जाम होता था मेरे लिए क्योंकि वो इतने डायलॉग्स याद करने, बाय हार्ट करने, और वो जैसे एक्शन बोलते थे मैं सब भूल जाती थी क्योंकि वो आप जब फर्स्ट वर्ड भूल जाते हो, आपका वो पूरा रटा हुआ सब भूल जाते हो आप। तो वो बहुत एक तकलीफ होती थी मुझे। उत्कर्ष जी के साथ काम करके कैसा लगा? बताइए। हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी बेचैन हैं। जब इसको पहली बार देखा था तो ये बहुत ऐसा शांत सा अपने आप में ऐसा बैठा हुआ था, तो मुझे लगा था यार ये तो एक स्माइल भी नहीं दी देख के। बट तब तक शायद मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो मे बी ये वेट कर रहा था एक बार सिलेक्ट हो जाए लड़की फिर बात करूँगा। तो फिर वापस से इसी रूम में एक्चुअली हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट रीडिंग हुई जी। तो तब लगा कि हाँ लड़का बात भी करता है, हंसता भी है और एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वरना मैं ये चीज़ लोगों में देखती हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, है ना, कि जो मेरा टैलेंट है मैं वो दूसरे के साथ कभी नहीं शेयर करना चाहूँगी, ये बहुत लोग सोचते हैं। तो इसकी हिंदी बहुत शुद्ध है, बहुत ज़्यादा, और ये उर्दू के वर्ड्स भी बहुत अच्छे बोल लेता है। तो मुझे मूवी के लिए ऐसा कुछ करना था, ये वर्ड्स यूज़ करने थे, तो इसने मुझे आई थिंक प्रॉपर एक क्लास दी, मुझे ट्रेनिंग करवाई कि कैसे बोलना है, कैसे करना है। कॉमेडी सीन था, मैं इनके वो बोलता था पानी पियो, गले में रखो, हाँ, उसको फिर गरारा करके उसका फिर करके यहाँ से। अच्छा, उर्दू के जो लफ्ज होते हैं वो नीचे से खास तो ये करवाता रहता था मुझसे। अखबार, हाँ, ये चलते फिरते मुझे बोलता था, चलो बताओ वो वर्ड क्या था, इसको क्या कहते हैं न्यूज़पेपर को उर्दू। हाँ, तो मतलब इसने बहुत ज़्यादा मुझे सिखाया है, जो मतलब लोग यूजुअली करते नहीं। उनको ये होता है ना कि वो अच्छा कर जाए, दूसरा वाला ना अच्छा करे, बट इसमें वो क्वालिटी ज़रा नहीं थी। और प्लस डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, उनका कहाँ पर पॉज देना है, सब इसमें। अच्छा, आपका किरदार कैसा है, किस तरह का किरदार है? मतलब किरदार तो बहुत ही प्यारा है, बहुत क्यूट लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, और उसका नाम है मुस्कान पिक्चर में। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, इसका रीज़न है मुझे है कि क्योंकि गदर के जो पहले वाले कैरेक्टर्स थे, तारा, सकीना, जीते, भारत की जनता उनके बहुत मतलब वो बहुत क्लोज हैं ये कैरेक्टर्स। उसमें एक अब नई लड़की आ रही है, एक नया कैरेक्टर आ रहा है, तो स्टार्टिंग में झिझक होती है एक्सेप्ट करने के लिए कोई नया पर्सन जब आता है। अगर अभी मैं बताऊंगी तो शायद लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उतना फील नहीं कर पाएंगे।
मुझे ये कि अभी कुछ दिन रह गए जैसे आपने कहा, तो आप बड़े पर्दे पे देखें वही मुस्कान सीधा का। खुलासा उसका होगा बिल्कुल। आपके। और यही है कि जैसे आपने गदर के पहले कैरेक्टर्स को इतना प्यार दिया, तारा, सकीना, जीते को, अब उसमें मुस्कान को भी अगर उतना प्यार दे दे तो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको इस फिल्म का ऑफर कैसे मिला? कैसे पहला कॉल गया, या किसने इंट्रोड्यूस किया आपको इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए? मुकेश छाबड़ा सर के साइड से मुझे ऑडिशन आया था सबसे फर्स्ट, और उन्होंने जब मुझे ऑडिशन भेजा था तो ये नहीं बताया कि ये गदर के लिए है ये ऑडिशन। उन्होंने ऑडिशन भेजा, मैंने ऑडिशन बना के उनको वापस से भेजा, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें पालमपुर जाना है कल। तो वहीं ऑडिशन होना था? ऑडिशन यहाँ से हो गया था, वहाँ पर अभी लुक टेस्ट। अच्छा। क्योंकि ये लोग वहाँ पर सब शूट कर रहे थे, ऑलरेडी गदर की शूटिंग हो रही थी। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पर चली गई, वहाँ पर भी सब बिजी थे इतना अपने शूट में, तो किसी के पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं था ऑडिशन लेने का। बट वहाँ पर भी मेरे 2 ऑडिशन हुए। एक ऑडिशन बहुत खास था जो हमारे हीरो ने ही लिया था। क्या था उसमें कि एक्चुअली इतनी 500-600 लड़कियों के ऑडिशन हुए, चीज़ें हुई। मैं तो कास्टिंग वास्टिंग में उतना दिमाग में, मैं अपनी एक्टिंग में बिज़ी रहता हूँ। बट उस दिन का ऐसा वाक़या हुआ कि ये 2 दिन से वहाँ पे बैठी हुई हैं पालमपुर में, एंड हमारे पास समय नहीं मिल रहा। हम सवेरे से आके रात तक शूटिंग कर रहे हैं, बेचारी का ऑडिशन लेने का ही समय नहीं मिल रहा। तो आई थिंक कुछ ऐसा हुआ कि पापा के भी पाँव में दर्द था, मेरे भी पाँव में दर्द था, और पापा बोले कि बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर ये बेचारी बच्ची चली गई बिना ऑडिशन दिए, और अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि जाओ भाई तुम ले लो ऑडिशन। एंड तो पहले मैंने बहुत नखरे किए कि अरे पापा मैं भी थका हुआ हूँ, कीचड़ में हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ। तो बट फिर मैं मान गया और फिर मैं गया। तो मैंने सबसे पहले तो इनको बोला जो स्क्रिप्ट तुम पढ़ रही हो, जो सीन तुम रिहर्स कर रही हो, वो पेपर को साइड में रखो, हम पूरा इम्प्रोवाइज करेंगे। क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, 2-3 हफ्ते में वो शेड्यूल था जिनमें इनका काम था। एंड तो हमें एक ग्रूम्ड, एक तैयार कलाकार चाहिए था, हमारे पास ग्रूमिंग का टाइम नहीं था। तो आई थिंक इन्होंने जब वो इम्प्रोवाइजेशन किया मेरे साथ, तो मैं अपने आप को 30 मार का समझ रहा था, बट फिर मेरी बोलती बंद हो गई। एंड इन्होंने जो उसमें मुझे हंसाया, और मतलब मैं स्टन्ड रह गया कि इतना नेचुरल टैलेंट है इनमें। एंड मैंने पापा को फिर, हमने तो बहुत नाइंसाफ़ी की, प्रॉपर कैमरा पे भी इनका वो नहीं किया, हमने आईफोन पे शूट कर मतलब लिया। शूटिंग से पहले ही केमिस्ट्री आप दोनों में एकदम ऑन हो गई? हाँ जी, स्टार्ट हाँ हो जी, गई। हाँ जी, वो एक मतलब तो कोइंसिडेंस था। इसका मतलब स्क्रीन पे धमाल दिखेगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जब एक्टिंग भी कर रहे थे तो एक दूसरे को टेस्ट करते थे। मैं एक फिरकी लेता था इनकी कि देखो अब मैं ऐसे करने वाला हूँ सीन, फिर मैं वैसे करता नहीं था जी। ये भी पर टोज पे रहती थी, ये कुछ फिरकी दे देती थी फिर सीन में, तो मुझे रिएक्ट करना तो पड़ता। उससे क्या होता है ना, वो एक जो प्रॉपर बॉन्डिंग जो होती है ऑन स्क्रीन में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। एक होता है कि आप प्लान करके कुछ करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। एक होता है कुछ ऑन द स्पॉट जो हो जाता है ना, उसका मैजिक ही अलग रहता है। उसका मज़ा अलग रहता है। अच्छा सर, आपने तो बतौर एक्टर, बाल कलाकार के तौर पे शुरुआत की सनी पाजी के साथ, तब भी आपने काम किया, और अब करीब 22 सालों के बाद फिर से आप काम करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं सनी पाजी में उस वक्त और अब साथ में एक्टिंग करते हुए? जी, एज एन एक्टर तो उनमें आज भी वही इंटेंसिटी, वही पावर है। एंड जब एक्शन करते हैं तब तो मतलब आप बस देखते रहिए, वो जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी के साथ, इमोशनल इंटेंसिटी के साथ एक्शन करते हैं। तो एज अ एक्टर मुझे इस बार उनको ऑब्ज़र्व करने का ज़्यादा मौका मिला। गदर 1 में मैं बहुत छोटा था ये सब चीज़ें समझने के लिए, बट एज एन एक्टर मैं उनको देखता था। वो सेट पे आते थे, अगर सोचिए कल उनका एक इम्पॉर्टेंट सीन है तो वो आएंगे सेट पे, थोड़ा सेट के चक्कर लगाएंगे, अपना एक ग्राफ बनाएंगे एज एन एक्टर, रिहर्स करेंगे। ये सब चीज़ें उनके बारे में ना तो मैंने कभी सुनी थी और ना मैंने कभी ऑब्ज़र्व किया था। बट मैं जब सेट पे था तो सोच लीजिए एकलव्य की तरह मैं उनको देखता रहता था कि वो क्या ग्राफ बना रहे हैं अपना, किस लेवल पे वो सोच रहे हैं कि वो जाएंगे। एंड तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता था ये समझना कि ये सोच रहे हैं, तो मुझे भी इनके साथ वो तालमेल बना के चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बढ़िया कलाकार आपका काम आसान कर देते हैं। अच्छा, जैसा कभी कभी होता है कि इंसान पर्दे पर कुछ और दिखता है क्योंकि उसे एक रोल पोर्ट्रेट करना होता है, उस हिसाब से वो ढल जाता है। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग खत्म होती है या रियल ऑफ स्क्रीन जिंदगी उसकी अलग होती है, तो कितना फ़र्क है सनी पाजी की रियल? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हालांकि ऑब्वियसली जो स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हैं वो उनके दिल से निकलता है जी, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में, पर ऑफ स्क्रीन वो बहुत शाय और इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है।
स्क्रीन पे तो हम उनकी दहाड़ सुनते हैं और ये सब, तो वो स्क्रीन से बहुत ऑपोजिट हैं, बहुत हम्बल पर्सन हैं एंड ताकतवर और बलशाली तो ऑफ स्क्रीन भी हैं और ऑन स्क्रीन भी हैं, बट वो उनके साथ एक हमेशा प्रोटेक्टिव फीलिंग आती है जी, कि वो सही के लिए खड़े होंगे एंड कभी भी आपको कोई मुसीबत होगी तो वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। एक वो नेचुरल फीलिंग है। अच्छा, ट्रेलर में भी हमने देखा लास्ट में जो हैंडपंप वाला सीन है वहीं पे आके मतलब सस्पेंस ही रख दिया गया। जी। तो वो सस्पेंस फिल्म रिलीज के बाद खुलेगा, कुछ आप लोग थोड़ा सा? रिलीज के बाद ही खुलेगा, वो तो 11 अगस्त वो इसलिए रखा ही है कि लोग और अब बेचैन हो जाए कि यार इतने में क्यों छोड़ दिया। इस बार क्या होगा, इस बार क्या तारा सिंह क्या उखाड़ेगा, तो वो है और बहुत मज़ेदार सीक्वेंस है। कुछ ऐसा किस्सा आप दोनों शेयर करिए जिससे मतलब काफ़ी अलग सा अनुभव हुआ हो शूटिंग के दौरान। आप बताइए। अलग सा अनुभव, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ कि हमारा इसमें जो एक्शन है फिल्म में, वो हमने गदर 1 की तरह, उस ज़माने में कोई ज़्यादा VFX तो होता नहीं था, तो गदर 2 में भी हमने 85 to 90% रियल स्टंट किए हैं। सनी सर ने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, जो विलेन है उन्होंने भी किए हैं। तो वो ऑथेंटिसिटी के लिए, वो सच्चाई के लिए जो पर्दे पे दिखती है, उसके लिए हमने रियल एक्शन, 4 एक्शन मास्टर हैं हमारे इसमें। टीनू सर हैं, श्याम कौशल जी हैं, अब्बास अली सर हैं, रवि वर्मा जी हैं। तो चारों ने बहुत ही बेहतरीन सीक्वेंसेस किए हैं एंड वो मास्टर्स हैं रॉ एक्शन के चारों। एंड तो एक बहुत मेजर सीक्वेंस है हमारा, जो टैंक का आपने कुछ पोर्शन देखा होगा ट्रेलर में भी, तो वो ओवर 20-25 दिन हमने शूट किया है एंड एक्चुअल गर्मी में एक्चुअल टैंक मंगाए गए। प्रोडक्शन वाइज वो बहुत ब्रिलियंट सेटअप हमें मिला, जहाँ पे इतने सारे टैंक हम हासिल कर पाए। तो सारे रियल हैं टैंक? सारे रियल हैं। उनको वो कलर रंग दिया गया है जो उस ज़माने में होते थे, और 71 में तो बहुत बड़े टैंक बैटल्स और ये सब चीज़ें हुई थी जंग के दौरान। बॉम्ब ब्लास्ट करीब 500 बम फोड़े हैं हमने इस पिक्चर में, रियल में। तो जितना आजकल फिल्मों में VFX बजट होता है, आई थिंक उससे कई किफ़ायती में हमने रियल चीज़ें कर दी हैं एंड उनका इम्पैक्ट ही बड़े स्क्रीन पे जब आप देखते हैं वो अलग होता है। पुरानी भी फिल्में देखते हैं, वहाँ पे अगर 2 गाड़ियों की टक्कर भी होती थी क्योंकि उन्हें रियल लेना पड़ता था, उसमें एक रियलनेस की फीलिंग ही अलग थी। एंड आजकल कई बार VFX में वो खो जाती है, वो आपकी आंखों को समझ में आता है कि ये मुझे इम्पैक्ट नहीं आया, आप पर बता नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो हमने कोशिश की है। तो वो टैंक सीक्वेंस जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। एक्चुअल मिट्टी में बम फूट रहे हैं, ये फूट रहा है, वो फूट रहा है, उसमें टैंक चल रहे हैं, अनइवन सरफेस है, कोई केबल नहीं है, और थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आप टैंक के नीचे आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगे। उससे एक्चुअली हम सबका, जो भी सेट पे एक्टर्स थे, उन सबका आर्मी के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। एंड जो भी आर्मी के जो जवान हैं, जो टैंक और ये ऐसे सब इक्विपमेंट्स में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं जी, कितना मुश्किल होता है। तो वो एक छोटा सा किस्सा है जिसने हमारे पर्सपेक्टिव इससे भी एक्चुअली एक फ़न किस्सा जो गदर का हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं भी हमेशा एज एन ऑडियंस मैंने मूवीज़ देखी है, शूटिंग्स भी एज एन ऑडियंस देखी है। तो अहमदनगर में हम जब शूट कर रहे थे, मैंने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे उस दिन गदर की पावर और सनी सर की पावर पता लगी। रात के 3-4 बजे शूट हो रही है, रात के 3-4 बजे, और आप मानोगे नहीं, वहाँ पर 10,000 का क्राउड था। अरे बाप रे। वो गांव से लोग आ गए कि यहाँ पर गदर की शूटिंग हो रही है, यहाँ पर सनी देओल आया हुआ है। बाहर मेला लग गया है, पॉपकॉर्न बट रहे हैं, वो झूले लग गए हैं बाहर, मतलब वो बुड्ढी के बाल जो बिकते हैं, हाँ। गोले, सब कुछ बाहर हो रहा है, और लोग दूर दूर से शूटिंग देखने आ रहे थे। रात के 3-4 बजे छोटे आ रही थी जीपें, कोई चल के आ रहे हैं बेचारे, और रात के 3-4 बजे 10,000 का क्राउड सिर्फ शूट यही तो स्टारडम होता था, जो पहले के कलाकार हैं, राजेश खन्ना जी हैं जी, और ये मैंने कभी नहीं देखा, इतने सालों में नहीं देखा है। सनी पाजी का स्टारडम अलग है। लेकिन हम यहाँ पर अमरीश पुरी जी की बात करेंगे। आपने बचपन में इस फिल्म में उनके साथ काम किया, और विवेक शौक जी बेहद ही अहम किरदार में थे गदर एक प्रेम कथा में। तो कितना कुछ मिस किया? ऑफ कोर्स अमरीश जी तो लेजेंड है, हमारे इंडस्ट्री के ही नहीं, इंटरनेशनल सिनेमा के लेजेंड है। एंड विवेक शौक जी भी, उनका क्या टैलेंट था कॉमेडी का जी, जो आज आप देखिए, आज आप वापस देखते हैं तो लगता है कि बहुत अंडर एस्टिमेटेड बिल्कुल थे वो, बट उनके जैसा भी कोई कॉमेडियन दोबारा नहीं आया।
तो दोनों किरदारों को ऑब्वियसली मिस किया, होते तो ज़रूर हिस्सा होते इस फिल्म का भी, बट ये कहानी जो है गदर 2 की ये पाकिस्तान में ज़्यादा चलेगी या फिर हिंदुस्तान से ही कुछ पूरे विश्व में चले? मतलब आप ऑडियंस मतलब बेस कहानी जो होगी नहीं, बेस तो देखिए इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान की है, 71 में, पहली थी पार्टीशन के दौरान थी, एंड अब ये प्री वॉर एंड वॉर के मतलब उस पोर्शन की कहानी है, और इन्हीं किरदारों की ये कहानी हो सकती थी, इन्हीं की ज़िंदगी में ये घटना घट सकती थी। तो इसमें ऑब्वियसली दोनों जगह पे फिल्म घटती है, भारत में भी पाकिस्तान में भी, जैसे गदर 1 में भी था, तो वो बैलेंस है, बट इस बार चैलेंजेस डबल हैं एंड इमोशन भी डबल है। जी जी। अच्छा सर, अगर हम आपकी बात करें तो आपने बचपन में जो किरदार गदर एक प्रेम कथा में निभाया, उसके बाद जब आप बड़े हुए तो एक्टिंग वगैरह की ट्रेनिंग भी ली आपने, और इसके बाद जो है एक जीनियस करके एक फिल्म आई थी आपकी, काफ़ी तारीफ भी की थी आपकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सलमान सर ने, तो उसके बाद फिर आप गायब से हो गए कहीं, तो क्या कुछ सीख रहे थे या फिर कहीं काम कर रहे थे? जी, ज़िंदगी में मैं तो सीखता रहता ही हूँ, वो तो इस गदर 2 के बाद भी सीखता रहूँगा, गदर 2 के दौरान भी सीख रहा था। जीनियस के बाद एक्चुअली मैं कुछ फिल्मों में था, साइंड था, बट लॉकडाउन आ गया जी, एंड उस दौरान एक बहुत अनसर्टिनिटी थी बिल्कुल मेरे भी मन में कि क्या सिनेमा में चलेगा, एंड बाकी प्रोजेक्ट मेकर्स के भी मन में कि भाई अब क्या चलेगा, चीज़ें चलेंगी। तो वो कई प्रोजेक्ट्स और चीज़ें, वो सिनेरियो बहुत चेंज हुआ, एंड एज एन अपकमिंग एक्टर बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था कि अब क्या मुझे वापस शुरुआत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये सब मन में बहुत सवाल आ रहे थे। बट वो पूरा समय जो था, मैं कहूँगा मैं बहुत थैंकफुल था कि मैंने उस दौरान कोई फिल्म करने के लिए फिल्म नहीं की, क्योंकि गदर 2 हालांकि हम प्लान नहीं कर रहे थे, शक्तिमान जी अचानक नवरात्रि के समय पे एक दिन आते हैं और बताते हैं कि उनके पास गदर 2 की कहानी, उनको भी 20-22 साल लग गए दूसरी कहानी ढूंढने में, एंड कहानी इतनी अच्छी लगी कि जो फिर मैं और बाकी प्रोजेक्ट्स कर रहा था, मुझे उनसे विड्रॉ करना पड़ा। एंड फिर ऐसा था कि इस प्रोजेक्ट को अगर ये करना है गदर 2, तो इसको 2 से 3 साल तो लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सेकंड लॉकडाउन चल रहा था, चीज़ें चल रही थी, प्रोजेक्ट स्क्रिप्टिंग में ही 1-1.5 साल लग गया, एंड उस दौरान पे भी मैं जितना इन्वॉल्व हो सका मैं हुआ। उसके बाद जो शूटिंग का जो माहौल था वो भी 1.5 साल चला करीब, तो 2.5-3 साल तो ऐसे ही चले गए इस प्रोजेक्ट में। और यानी कि गदर 2 को एज ए रीलॉन्चिंग आपको देखा जा सकता कि बतौर एक्टर आप नहीं, रीलॉन्चिंग तो मैं मानता ही नहीं, लॉन्च तो ऑब्वियसली मेरा जीनियस ही रहेगा ऑलवेज, बट आप इसे मेरी दूसरी फिल्म की तरह मान सकते हैं, जो और वो टाइप की फिल्में जिनमें मैं यकीन करता हूँ, जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा होता है, जो सिनेमा हमारे भारत की शान है, तो वो सिनेमा का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और बस एक मेरे लिए आई थिंक कछुए की चाल ज़्यादा बेहतर होती है कई बार खरगोश की चाल से फिल्में। मतलब मुझे होता है जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी किसी काम से। जी, क्योंकि क्या है सर, मुझे कलाकारी में बहुत मज़ा आता है, एंड आप जब स्टेज पे भी एक्टर होते हैं तो आपको पता है कि आपने आज अच्छा किया या नहीं किया। आपने जब स्क्रीन के सामने आप जब शॉट देते हैं तो आपको पता रहता है कि एक्चुअली अच्छा था या नहीं, या ऐसी चलो तालियां बज गई या जो भी, बट एक्चुअली अच्छा नहीं था, एक और टेक करते हैं। तो वो जो कलाकारी की संतुष्टि होती है ना, उसके लिए आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो आई फील कि ये फिल्म मुझे सबसे पहले तो बहुत दिल को छू गई, और मुझे लगा कि यार ये फिल्म मुझे करनी है। नॉट अच्छा, सलमान खान के सेट पर फिल्म वीर की शूटिंग के दौरान कुछ इंसिडेंट हुआ था आपका? जी, मैं असिस्टेंट था उसमें आप असिस्टेंट? जी, मैं असिस्टेंट था। मेरे लाइफ में बहुत कोइंसिडेंसेस घटे हैं। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मतलब कहते हैं कि क्लैप के दौरान कहीं इंजर्ड हो गए थे? अरे आपको याद है क्या हुआ था कि सलमान सर वीर के सेट पे थे, वो अपने उसमें रहते थे कैरेक्टर में, तो मैं 14-15 साल का था जी, एंड क्लैप देना सीख ही रहा था कि कैसे किया जाता है। तो कैमरामैन बोले और पास ले जाओ, और टेली का शॉट था तो एकदम पास में देना होता है क्लैप। तो मैं क्लैप लेके गया, हाँ सर, ओके सर, ओके, एंड
खटक करके मैंने क्लैप किया, उनकी नाक भी किनकी? सलमान सर की, बाप रे। क्योंकि वो भी अपने सोच में थे, वो देख नहीं रहे थे सामने, उनकी नज़रें झुकी हुई थी। ठक तो सलमान सर ऐसे ऐसे हो गए, नहीं ठीक है चल ओके, उन्होंने कुछ गुस्सा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैंने बहुत सॉरी बोला, सर सॉरी ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उनके मेकअप मैन वगैरह वालों ने लुक भी दिया एक मुझे, बट क्या था कि वो सब लर्निंग एक्सपीरियंस था। सलमान सर भी बहुत स्वीट पर्सन है एंड अक्सर मुझे ही बलि का बकरा बनाया जाता था जब उनको वैन से लाना होता था। तो क्योंकि मैं छोटा था तो मेरी बात मान लेते थे वो तो कई बार मैं ही जाता था उनके बॉडीगार्ड से या उनको आपको बहुत इंस्पायर भी उन्होंने किया, बहुत करेज भी दिया जी, क्योंकि क्या है जब वो ऑफ सेट वो भी बहुत डिफरेंट व्यक्ति हैं और ऑन सेट ऑन कैमरा वो बहुत डिफरेंट है। तो वो जो चेंज ओवर उनका मुझे दिखता था और मेरी आंखें उनको देख के एकदम गड़ जाती थी कि भाई ये क्या, एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था उनको देखना। और मुझे लगा मुझे भी ऐसा कुछ करना है। ये जो दिखते हैं ऑफ सेट ये वैसे नहीं है, ये जो ऑन कैमरा एक्चुअली पर्सनैलिटी इनकी ये है, जो अपने दिल की बातें ये कैमरा के सामने कह जा रहे हैं ना। आप भी उस टाइम टीनेजर में था तो वो एज ही ऐसी होती है कि दिल में कई बातें होती हैं, कैसे बयां करें। तो आर्ट वहाँ पे काम आता है, अब चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो। तो मुझे तो एक्टिंग की तरफ रुझान हो गया उस वक्त से। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपने जीनियस में काम किया है, बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, बहुत OTT पर आजकल छाए हुए हैं वो। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? उनके साथ रोल एकदम जीनियस का, दोनों का कंपैरिजन में था एकदम। जी, तो वो तो एक्चुअल में रियल लाइफ में जीनियस एक्टर हैं एंड वो भी मैं कहूँगा जो भी ग्रेट कलाकार है ना, वो व्यक्तिगत रूप में बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हैं। एंड उन्होंने तो इतना स्टेज किया है, दुनिया भर के स्टेज ड्रामे, और बहुत मेहनत से उन्होंने अपना पूरा करियर ग्राफ बनाया है। तो बट उनके अंदर भी क्या है कि वो हमेशा दूसरे एक्टर से भी बेस्ट चाहते हैं। तो वो अपने कैरेक्टर में हमेशा आते थे और जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ उसे भी हमेशा सपोर्ट करते थे। जी जी। तो उनसे तो ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके जो पॉजेज़ हैं, उनके जो उनका जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है, वो सब बहुत यूनिक है। एंड उनकी भी मतलब आँखों में एक कमाल है, तो इसलिए शायद वो बड़े कलाकार हैं और उनसे बहुत बड़ी चीज़ें सीखने। जी बिल्कुल। फिल्म गदर 2 पे फिर से आ जाते हैं। किसी भी फिल्म को हिट करने के लिए म्यूज़िक का बहुत अहम रोल होता है। जी। इस फिल्म के 2 गाने रिक्रिएट किए गए हैं जो गदर एक प्रेम कथा में थे, मैं निकला गड्डी लेके और उड़ जा काले कांवरे। इसके अलावा खैरियत जो गाना रिलीज़ हुआ वो भी फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं, दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो तीनों गाने काफ़ी बज उठ के आ रहे हैं। तो म्यूज़िक के लिहाज से कैसा है फिल्म का, और जो गाने हैं वो कैसे हैं? गदर 2 का जुक बॉक्स रिलीज़ हुआ है, तो सारे ही सॉन्ग्स आ चुके हैं यूट्यूब पे, सारे ही, तो आप सुन सकते हैं उसको यूट्यूब पे। एंड उनके वीडियो में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, बट जो है गानों की जहाँ तक बात है तो गाने गदर 1 की आत्मा थे। एंड गदर 2 के लिए भी हम जानते थे कि पब्लिक का कितना इमोशन जुड़ा है गदर 1 के गाने से, तो हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं उन गानों के। ऑब्वियसली आज की टेक्नोलॉजी के वजह से वो स्टीरियो में रिकॉर्डेड थे। आज हमें 5.1, 7.1 उन थिएटर्स के लिए हमें वो चॉइस नहीं थी कि वो गानों को रिक्रिएट, रिप्राइज करना ही पड़ेगा। तो अब उस लेवल ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर, उस लेवल ऑफ आनंद बख्शी साहब भी नहीं है, लिरिक राइटर, जो उस गाने को उसी सहजता और उसी प्रेम के साथ रिक्रिएट कर सकें, वो बहुत ज़रूरी था। और वो हमें मिला मिथुन सर में, जो उत्तम जी के गाने को उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऑनर है उनका गाना क्रिएट करना, और उन्होंने उसी प्रेम से वो गाना रिक्रिएट किया। उड़ जा काले कावा, लोगों ने कहा कि गाने ऐसे रिक्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बस इंस्ट्रूमेंटेशन को आज का किया, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट किया, आज की साउंड दी, बट गीत तो वही है। जी। मैं निकला गड्डी लेके का भी वही उन्होंने किया। एंड खैरियत गाना जो है वो एक तरीके से परिवार के लिए एक प्रार्थना ही है। तो वो भी आज के दौर के गानों में ये सब सुनाई नहीं देता, ये इमोशंस जो होते हैं, जो फैमिली को बांध के रखते हैं। और हर माँ बाप की प्रार्थना होती है, हर बच्चे की प्रार्थना होती है कि उसके माँ बाप भी खैरियत से रहें, और माँ बाप की भी ये रहती है कि बच्चा खैरियत से रहे। तो वो गाने लोगों से बहुत कनेक्ट कर गए। और 2 और जो गाने हैं, दिल झूम झूम और चल तेरे इश्क में, वो दोनों भी बहुत ही यूनिक
और एक्सेप्शनल गाने हैं। दिल झूम अरिजीत सिंह जी ने गाया है एंड चल तेरे इश्क में नीति मोहन जी ने गाया है। तो उनमें से एक कवाली है और एक रोमांटिक ट्रैक है। अच्छा, दो सवाल मेरे, और एक ऐसा है कि आपने अपने पिताजी के निर्देशन में अभी काम किया, आपने भी काम किया जैसे कि आपने तेलुगु या तमिल में जो भी काम किया, कितना फ़र्क मिला दोनों सीखने में, डायरेक्शन में कितना अलग डायरेक्शन रहा है अनिल शर्मा जी का? वहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस ये होता था कि डायरेक्टर भी बेचारा मुझसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता था लैंग्वेज की वजह से, तो वो भी कुछ चीज़ें समझा नहीं पाता था, ना मैं समझ पाती थी। तो वहाँ पर थोड़ा एक वियर्ड सा सिचुएशन रहता था, यू नो, थोड़ी थोड़ी ऐसे इशारों में हम बातें करते थे कि समझ में आ जाए उनको और मुझे जी। तो बट यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज है। और अनिल सर के साथ एक फ़न पार्ट ये था कि वो एज एन एक्टर आपको बहुत फ्रीडम देते हैं। वो पहले मुझे कहते थे तू अपना ये तेरा सीन है, तो इसको अपने वे में कर ले, तुझे जैसे करना है, जो तुझे फील हो रहा है। अगर मुझे ये ठीक नहीं लगेगा तो मैं इसमें तेरे को कोई चेंजेस बताऊंगा, बट तुझे जो मैं बोल रहा हूँ तुझे वो नहीं करना है, क्योंकि तुझे तेरा कैरेक्टर पता है, तूने उसको बेटर दिमाग में सोचा है। तो वो एक चीज़ बहुत आई थिंक बेस्ट थी एज एन एक्टर, क्योंकि आप अपनी भी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, ना कि सिर्फ जो डायरेक्टर बोल रहा है। आई थिंक बहुत, और वो बहुत ज़्यादा फन है, वो ज़रा गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि फिल्म सक्सेस होती है तो अभी अमीषा पटेल जी ने कहा है कि इसके सीक्वल की तैयारी मतलब सोच के रखनी है कि गदर 3 कब आएगी। आप दोनों का क्या इरादा? जी, गदर 3 तभी आएगी अगर गदर 1 और गदर 2 जैसी कहानी मिलेगी। अब गदर 2 की कहानी को भी 20-22 साल लग गए। अब मेन तो ऑडियंस जुड़नी चाहिए गदर 2 से वापस से उतने ही लेवल पे। जिस तरह का बज बना है उससे ये तो जुड़ होता है कि जी सारे तार जुड़ रहे हैं आपस में, तो वो ब्लॉकबस्टर की तरफ ही जा रहे हैं। अगेन हम वही ऑथेंटिसिटी के साथ ही फिर गदर 3 की कहानी भी सोचने की कोशिश करेंगे, और फिर जब भगवान देना चाहेंगे तब दे देंगे कहानी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लहरे से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद यही है कि ये फिल्म भी गदर एक प्रेम कथा की तरह ब्लॉकबस्टर साबित हो। नमस्कार।